हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे ज्वर के निदानम। ज्वर निदानम के आगे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ज्वर के जो अन्य भेद कहे गए हैं, जैसे कि प्रलेपक ज्वर है, वात विलासक ज्वर है एंड आगंतुक ज्वर है, इनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे विषम ज्वर। आज का मेन टॉपिक है विषम ज्वर। और विषम ज्वर मीन्स क्या हुआ कि ऐसा ज्वर जिसका कि काल वेग विषम हो, अवस्थाएं विषम हो। ये जो ज्वर होते हैं वो किन कालों में आ रहे हैं, या फिर जो टेम्परेचर होता है, ताप किन कालों में बढ़ रहा है, किन कालों में घट रहा है, शरीर के कौन से भाग अधिक प्रभावित हुए हैं या कब प्रभावित हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को में क्या होता है, विषमता होती है। इस कारण इसे कहा गया है विषम ज्वर। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं विषम ज्वर की संप्राप्ति। तो विषम ज्वर के लिए संप्राप्ति को देखने से पहले एक चीज़ कही गई है, विषमा आरंभ क्रियाकालो अनुषंगवान। ये यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, विषमा आरंभ क्रियाकालो अनुसंगवान। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि विषमा आरंभ क्रिया कालो अनुसंगवान क्या अर्थ है इसका। कि ये विषम ज्वर जो होती है वो विषम आरंभ मीन्स कि इसका जो आरंभ होता है वो ही कैसा होता है, विषम रूप से होता है। मीन्स कि कोई भी जो मतलब ज्वर हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, विषम, मतलब कि उसका प्रारंभ ही, मतलब कि कभी ये ज्वर सिर से हो रहा है, कभी पृष्ठ प्रदेश से हो रहा है, तो कभी ये क्या बोलना चाहिए त्रिक प्रदेश से हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ज्वर का प्रारंभ मतलब कि कौन सा भाग जो है उसका जो सर्वांग ग्रहणम सर्वांग ताप संताप ये लक्षण हमने देखे थे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ज्वर होता है कभी सिर से प्रारंभ होता है कभी पृष्ठ से, इसलिए इसे क्या कहा गया है, विषम आरंभ। साथ में बोला है यहाँ पे विषम क्रिया। विषम क्रिया मतलब क्या हो गया, कभी भी क्या होता है, क्रिया मतलब कुछ लगना, कार्य। तो क्या हो रहा है, कभी भी ज्वर में शीत अधिक लगता है तो कभी जो होता है वो शीत नहीं लगता, मीन्स कि संताप लगता है। तो क्रिया मीन्स क्या हो गया, कभी शीत लगेगा कभी संताप। विषम आरंभ में क्या हो रहा है, प्रदेश से ले रहे हैं हम, अंग प्रदेश से, कि कहाँ से क्या क्या शुरू हो रहा है, कब कहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद बोला है काल। काल मीन्स हम देखेंगे कि जैसे कुछ किसी भी रोग का एक आक्रमण काल होता है, कि वो जो रोग होता है वो इस अवस्थाओं में ज़्यादा है या इस अवस्थाओं में कम है, इस ऋतु में ज़्यादा मिलता है या अन्य ऋतु में ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसका जो काल होता है वो कैसा होता है, विषम होता है। मीन्स कि यहाँ पे ज्वर का जो आक्रमण काल है, ज्वर जब कुछ समय तक बना हुआ है, वो जो होता है निश्चित नहीं होता। जैसे कि 24 घंटे तक ज्वर है, 12 घंटे तक ज्वर है, ऐसा वो पर्टिकुलर नहीं कह सकते हम। वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है यहाँ पे, विषम काल। तो ये तीन चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, विषम आरंभ, विषम क्रिया और विषम काल, तीन चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी संप्राप्ति। तो दोषो अल्पो अहित संभूतो ज्वरो उत्सृष्ट वा पुनः धातुम अन्यतमम प्राप्य करोति विषम ज्वरम। मीन्स कि दोषों के अल्प, ठीक है। जब दोष क्या है, अल्प अवस्था में है, मतलब कि क्या है कि दोष पूरी तरह से दूषित नहीं है, कम दूषित है, अल्प प्रमाण में दूषित है, या दोष जो निर्बल है। तो और इस समय या फिर ये भी हो सकता है कि ज्वर जब छूटने की अवस्था है, किसी प्रकार का ज्वर है, वातज है, पित्तज है, कफज है, वात पित्त द्वंद्वज प्रकार है, आगंतुज प्रकार है, कोई भी ज्वर है जब उसके छूटने की, उससे मुक्त होने की अवस्था है, परंतु उस समय अगर मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, अहित संभूतो मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं, तो ये जो ज्वर, इन कारणों से क्या होता है, ये ज्वर जो होता है वो पुनः हो जाता है। अर्थात कि जब दोष अल्प अवस्था में है या फिर अल्प दूषित हैं, अल्प प्रमाण है, निर्बल है, उस समय अगर मिथ्या आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, तो मिथ्या आहार विहार के सेवन करने से ये जो ज्वर होता है वो क्या होता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है। और पुनः उत्पन्न होकर क्या करता है, ये धातुओं को दूषित करता है, और धातुओं को दूषित करके मीन्स के रसायी धातुओं को दूषित करता है, और उनको दूषित करके विषम ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, मीन्स कि दोष जब पूरी तरह से प्रबल नहीं हुए हैं, वे दुर्बल अवस्थाओं में है, तो मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से ये ज्वर जो होते हैं वो पुनः हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, रसादी धातुओं को दूषित करते हुए विषम ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह है विषम ज्वर की संप्राप्ति।
इसके बाद बोला है संततः सततो अन्येद्युस्क तृतीय चतुर्थको। विषम ज्वर के 5 भेद कहे गए हैं। विषम ज्वर के 5 भेद है इसमें, संतत, सतत, अन्येद्युस्क, तृतीयक और चतुर्थक। 5 भेद हैं इसके, संतत, सतत, अन्येद्युस्क, तृतीयक और चतुर्थक। तो ये 5 जो भेद होते हैं इनके क्या होते हैं, ज्वर के इसमें काल अलग अलग होते हैं, इनका समय अलग अलग होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, विषम ज्वर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे संततादीनाम प्रतिनियत दूसरा भाव, मीन्स कि जो ये ज्वर होता है वो उसमें क्या हो रहा है, संतत में हो चाहे सतत में हो, कौन कौन से धातु जो होते हैं वे मुख्य रूप से इसमें दूषित हो रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम संतत में रस, ठीक है, मीन्स कि संतत में क्या हो रहा है कि जो धातुएं होती है वो रसाश्रित हो रही हैं। उसके बाद है सततक, सततक में क्या हो जाएगा, रक्त। तो संतत में रस और सतत में रक्त, अन्येद्युस्क में मांस, मेद किसमें हो रहा है, तृतीयक में। मज्जा जो होती है वो किसमें होती है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा किसमें हो रही है, लास्ट की जो चतुर्थक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, संतत में रस धातु हो गई, सतत में रक्त हो गई, अन्येद्युस्क जो होती है वो पिसित मतलब मांस में हो गई, तृतीयक में मेद हो गई, अस्थि मज्जा हो गई चतुर्थक में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे कि ये जो 5 होते हैं, मतलब कि इनके जो भेद कहे गए हैं वो किन किन धातुओं पे आश्रित होती है। तो धातु आश्रित में अलग अलग धातुओं को इसमें कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक लक्षण इसका और कहा गया है, मुक्तानुबंधनम, मीन्स कि इसमें हो रहा है मुक्तानुबंधित्वम विस्मत्वम। मुक्तानुबंधित्वम मतलब क्या हुआ, ये जो होता है वो क्या होता है, इसका प्रत्यात्म लक्षण है। मुक्तानुबंधित्वम, बंधित्वम विस्मात्वम। इसका अर्थ हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये क्या होता है, इसका प्रत्यात्म लक्षण है। और प्रत्यात्म लक्षण में क्या बोला गया है कि ऐसे ज्वर, मतलब वही था ये हमने क्या देखा था इसमें कि ऐसे ज्वर जिसका विषम आरंभ हो, विषम क्रिया हो, विषम काल हो, तो ऐसे जो ज्वर होते हैं वो अधिक समय तक भी बने रह सकते हैं, तो इनको विषम ज्वर कहा गया है। और जो छोड़कर पुनः हो जाता है, मुक्त अनुबंधितम, एक बार मुक्त हो गया परंतु फिर से अनुबंधित कर लिया, फिर से हो गया, तो मुक्त होने के पश्चात पुनः हो जाए, एक बार ज्वर के छोड़ने के बाद पुनः ये ज्वर हो जाए, इसलिए से क्या बोला गया है, मुक्तानुबंधित्वम। और ये किसका प्रत्यात्म लक्षण है, विषम ज्वर का। तो ये हमको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि मुक्तानुबंधित्वम विस्मात्वम इसका प्रत्यात्म लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं संतत, सतत, अन्येद्युस्क, तृतीयक और चतुर्थक। ये तो है, इनके लक्षण देखने हैं। तो इनके लक्षणों में हम देखेंगे, श्रोतो भी विश्रुता दोषा गुरुवो रसवाही भी सर्वदेहानुगा स्तब्धा ज्वरम कुर्वन्ति संततम। मीन्स कि स्रोतों को क्या कर रही है, दूषित कर रही है, स्रोतों पे आश्रित हो रही है, फैल रही है, दोषों के साथ गुरु रहती है, रसव स्रोतों में जा रही है, रस धातु में जा रही है, सारे शरीर में क्या कर रही है, ये भ्रमण कर रही है, निरंतर हो रही है, और क्या कर रही है, स्तब्ध कर रही है। तो ऐसा ज्वर क्या होता है, संतत ज्वर होता है। और ये संतत ज्वर के लिए क्या बोला गया है, और कि ये जो ज्वर होता है वो 7, 10 और 12 इतने दिन तक चलता है, परंतु ये अविसर्गी मतलब फैलने नहीं वाला, नहीं फैलने वाला। मीन्स कि क्या बोल रहे हैं, इसमें स्रोतों में आश्रित होकर फैलते हुए, और ये इसमें क्या होता है, गुरुता फील होगी, रसवाही रस धातु में जाकर उसको दूषित करते हैं, सभी देहों में मतलब पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और ये 7, 10, 12 दिन तक उसमें विद्यमान रहते हैं। मतलब कि इसमें जो ज्वर रहेगा वो 7, 10, 12वें दिन तक रहता है। यहाँ पे जो 7, 10, 12 है, इसको हम वात, पित्त और कफ इन दोषों की प्रधानता वाला भी कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है, जैसे कि वातज अगर संतत है, मतलब इसमें वात दोष प्रधानता है कहेंगे, तो वो 7 दिन रहेगा।
पित्त दोष है तो 10 दिन, कफ है तो 12 दिन। तो इस प्रकार से क्या बोला गया है यहाँ पे कि 7, 10 और 12 दिन तक चले और अविसर्गी स्वरूप का रहे। अविसर्गी मतलब नहीं फैलने वाला रहे, तब इसे क्या बोला गया है यहाँ पे? संतत। इसके बाद है यहाँ पे दूसरा है अहोरात्रो सततको। अहोरात्र मीन्स दिन में 2 बार। अहोरात्र मतलब 12 घंटे, तो अहोरात्र सतत का तो क्या होता है? अहोरात्र में मतलब दिन में 2 बार हो, दिन में 2 बार, तब इसे बोलेंगे सतत। इसके बाद है यहाँ पे अन्येद्युस्क 2 कालो अनुवर्तते, अन्येद्युस्क अहो अहोरात्र 1 काल प्रवर्तते, तृतीयकस तृतीय अहनी चतुर्थक चतुर्थे। मतलब कि अन्येद्युस्क क्या हो रहा है? अहोरात्र 1 काल, जो ज्वर दिन में 1 बार आता है। क्या हो रहा है अन्येद्युस्क में? दिन में 1 बार। सबसे पहले याद रखना कि अहोरात्र मतलब क्या हुआ? 12 घंटा। तो अहोरात्र में 2 बार आ रहा है, मतलब कि 12-12 घंटे, दिन में 2 बार हो गया, तो ये क्या हुआ आपका? सतत। अहोरात्र में 1 बार मतलब दिन में 1 ही बार आ रहा है, तो वो क्या हो गया? अन्येद्युस्क। और तृतीय को चतुर्था किसे कहेंगे? जब 1 दिन छोड़कर आता है, मतलब हर तीसरे दिन आएगा, हर तीसरे दिन, या इसको बोल सकते हैं 1 दिन छोड़कर, 1 दिन का गैप हो गया, तब ये क्या हो जाएगा हमारा? तृतीयक। चतुर्थक मीन्स क्या हो जाएगा? अब 1 दिन छूटा है तो इसमें 2 दिन छोड़कर, हर चौथे दिन। तो ये हो गया हमारा चतुर्थक। मीन्स कि अगर लगातार आ रहा है, 7वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन तक है, तो वो संतत हुआ। दिन में 2 बार आ रहा है तो सतत हो गया। अगर दिन में 1 बार आ रहा है तो अन्येद्युस्क हो गया। हर तीसरे दिन मतलब 1 दिन छूटा, परसों, आज कल परसों, तो 1 दिन छोड़कर तो क्या हो गया? तीसरे दिन। 2 दिन छोड़कर तो क्या हो गया? हर चौथे दिन, तो ये हो गया चतुर्थक। इस प्रकार से क्या हुआ? इनके काल बताए गए हैं। विषम ज्वरस्य कीमतेन भूताभिसंगम। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि विषम ज्वर को सुश्रुत ने क्या बोला है? ये पर, भूत, इस टाइप की संज्ञा दी, मीन्स की जीवाणु संसर्गज, या इसको हम ले सकते हैं पैरासाइट हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से। इसलिए इसे किससे कंपेयर किया गया है? मलेरिया से। तो मलेरिया से कंपेयर करने का क्या रीजन है कि केचित भूता भीसंगोत्थम ब्रुवते विषम ज्वरम, की भूत अभिसंग, इस प्रकार बाहर से इसका संसर्गज हो रहा है, इसके कारण विषम ज्वर हो रहा है, इसलिए इसे किससे रिलेट किया गया? मलेरिया से। और मलेरिया में भी क्या होता है? फीवर कभी ज़्यादा आता है, कभी ठंड के साथ बुखार लगती है, कभी नॉर्मल हो जाता है, अलग अलग काल में फीवर आता है, तो इसलिए इसे कंपेयर कर दिया गया है। कंपेयर नहीं कर सकते, कोरिलेट कर सकते हैं हम। देन यहाँ पे तृतीय चतुर्थक के लक्षण। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो तृतीयक ज्वर होते हैं उसके 3 भेद कहे गए हैं। तृतीयक के त्रिविध 3 भेद हैं। तो पहला क्या है? कफ पित्त, दूसरा है यहाँ पे वात कफ, और तीसरा है वात पित्त। तो जो कफ पित्त होते हैं, मतलब कफ पित्तोलबन तृतीयक ज्वर, इसमें ऐसा नहीं कि वात नहीं है, कफ पित्त प्रधानता है। तो कफ पित्तोलबन जो क्या है? तृतीयक ज्वर होते हैं, उसमें त्रिक प्रदेश को प्रथम पीड़ित करता है। किसको पहले पीड़ित कर रहा है? त्रिक प्रदेश को। जो वात कफ होते हैं वो पृष्ठ प्रदेश को पहले पीड़ित करेगा, और जो वात पित्त होते हैं वो सिरोग्राही, सिर प्रदेश को पहले पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार से इसके 3 भेद कहे गए, कफ पित्त, वात कफ और वात पित्त। और इसमें से कफ पित्त जो होते हैं वो त्रिक प्रदेश को, और जो वात कफ है पिष्ट हो गया, और वात पित्त है वो सिर को। ये इसके 3 भेद। उसके बाद वैसे चतुर्थक के भी 2 भेद कहे गए हैं। तो इसमें क्या बोला है? चतुर्थको दर्शयति प्रभावम द्विविधम ज्वरः जंघाभ्याम श्लेष्मिकः पूर्व शिरस्थो अनिल संभवः। 2 प्रकार के हैं। अगर श्लेष्मोल्बन है, मतलब कि कफज प्रधानता होती है, तो कफज प्रधानता है तो क्या हो गया? वो जंघा में अधिक। और अगर अनिल संभव वातोल्बन हो गया, तो वातोल्बन है तो पहले सिर को। ठीक है, अगर वातोल्बन है तो पहले सिर को, और श्लेष्मोल्बन है तो पहले जंघा को। तो वैसे इसके भी 2 भेद हो गए, मतलब कि इन प्रदेशों को पहले पीड़ित कर रहा है, इस अकॉर्डिंग इसका भेद कह दिया गया। तृतीय के 3 भेद और चतुर्थक के 2 भेद। चतुर्थक विपर्यय, आचार्य चरक ने चतुर्थक विपर्यय भी माने हैं, जिसमें कि विषम ज्वर चतुर्थक विपर्यय मतलब क्या हुआ? ये क्या होता है? अगर चतुर्थक ज्वर देखते हैं हम, तो चतुर्थक ज्वर में क्या देखा था हमने?
कि हर चौथे दिन, ठीक है, 2 दिन छोड़कर। तो विपर्य में क्या हो जाएगा, ज्वर 2 दिन रहेगा और आदि व अंत, इस 2 दिन के आदि और अंत में नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा चतुर्थ विपर्य। त्रयहाद द्वयहम ज्वरंती, मीन्स कि ये पूरे 24 घंटे 2 दिन तक इसमें ज्वर रहेगा, परंतु उसके पहले दिन और बाद वाले दिन में नहीं रहेगा, तब इसे बोलेंगे चतुर्थक विपर्य। विषम ज्वर विशेषता, इसमें बोला है विदग्धे अन्न रसे देहे श्लेष्म पित्तो व्यवस्थिते तेनार्थम शीतलम देहम अर्धम उष्णम प्रजायते, काये दुष्टम यदा पित्तम श्लेष्माचान्ते व्यवस्थितः तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयो, काये श्लेष्मा यदा दुष्टपित्तचान्वे व्यवस्थितं शीतत्वं तेन गात्राणाम उष्णत्वं हस्तपादयो। मीन्स कि विषम ज्वर विशेषा क्या होती है कि इसमें बोला गया है कि अन्न रस का विदग्ध होना, अन्न रस क्या होने लगेंगे, विदग्ध होने लगे, और अन्न रस के विदग्ध होने के कारण और श्लेष्म पित्त की अवस्था, श्लेष्मा और पित्त क्या रहेंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसमें बोला है कि आहार रस या फिर शरीर में स्थित जो अन्न रस होता है वो विदग्ध हो रहा है, और वो किससे मिल रहा है जाकर, कफ और पित्त से, और कफ और पित्त से मिल रहा है। और इसके बाद में तेनार्धम शीतलम, शरीर का आधा भाग कैसा रहेगा, शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, और देहम अर्ध उष्णम, और आधा भाग उष्ण रहेगा। मीन्स कि आहार रस या शरीर में स्थित जो कफ और पित्त जो होते हैं वो आहार रस को दुष्ट करते हैं, और उसके कारण श्लेष्म और पित्त के दुष्ट होने से शरीर का जो आधा भाग होता है वो कैसा होता है, शीतल, और आधा भाग जो होता है वो उष्ण। काय दुष्टम यदा पित्तम, तो क्या हो रहा है, आधा आधा भाग, तो कोष्ठ में प्रकोपित जो पित्त होता है या हाथ पैरों में प्रकोपित जो कफ होता है वो स्थित रहेगा। कोष्ठ में क्या रहेगा, प्रकोपित पित्त, और हाथ पैरों में प्रकोपित कफ। तो इससे क्या रहेगा, कोष्ठ में पित्त है और हाथ पैर में प्रकोपित कफ है, तो संपूर्ण शरीर गर्म रहता है किंतु हाथ पैर शीतल रहते हैं। हाथ पैरों में कफ होने के कारण क्या हो रहा है, हाथ पैरों में कफ है, और काय दुष्टम यदा पित्तम श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थित तेन उष्णम शरीरस्य शीतत्वम हस्तपादयो, हस्तपाद शीत है और जो कोष्ठ होता है वो उष्ण है। तो कोष्ठ के उष्ण होने के कारण और हस्तपाद के शीत होने के कारण क्या होता है, पूरा शरीर तो गर्म रहेगा, शरीर कैसा रहेगा, उष्ण, बट हाथ पैर शीतल। इसके विपरीत अगर जो उष्मा होती है, मतलब कि पित्त जो होता है वो कोष्ठ में रहे, जस्ट अपोजिट, पित्त कहाँ रहे, कोष्ठ में रहे, और क्या रहे, जो कफ है वो, सॉरी, अगर पित्त जो होता है कोष्ठ में रहता है और कफ जो होता है वो हस्तपाद में होता है, तो क्या हुआ, संपूर्ण शरीर गर्म हो गया और हाथ पैर शीतल हो गए। अगर अपोजिट, इसके विपरीत हुआ, तो अगर कोष्ठ पित्त जो होता है वो हस्तपाद में और कोष्ठ कफ में, तो क्या हो जाएगा, शरीर ठंडा रहेगा और हाथ पैर गर्म रहेंगे, ठीक है, संपूर्ण शरीर में शीतलता रहेगी और हाथ पैरों में उष्णता, जस्ट अपोजिट। अगर ये दोष जो होते हैं वो कैसे हो गए, विपरीत, तो क्या हो जाएगा, शरीर जो होगा शीत हो जाएगा और हाथ पैर उष्ण। तो इस प्रकार से इसको बताया गया कि विषम ज्वर की क्या विशेषता है कि जब ये पित्त और कफ से संसर्ग होता है तो ये क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पे स्थित होते हैं उसके अकॉर्डिंग शरीर जो होता है वो उष्ण और शीतल होता है। इसके बाद है तोकस्थो श्लेष्मानिलो शीतम आदो जनियतो ज्वरे तयो प्रशांतयो पीतमन्ते दाहम करोति च करोत्यादो तथा पित्तम त्वकस्थम दाहमतीव च तस्मिन् प्रशांते त्वरितो कुरुतः शीतम अंततः द्वावैतो दाह शीत ज्वरो संसर्गता स्मृतो दाह पूर्वस्ततो कष्ट कृच्छाद्यम अस्ततः सह। इसमें बोला है कि यदि प्रकुपित वायु, श्लेष मानी ले, तो प्रकुपित वायु और कफ अगर त्वचा में स्थित रहते हैं तो ज्वर आदि में ठंड लगती है, उसका वेग शांत हो जाने पे क्या होता है, पित्त के कारण दाह का अनुभव होता है। यदि त्वचा में क्या होती, पित्त की स्थिति रहती है, त्वचा में पित्त आ गया, तो त्वचा में पित्त आने के कारण क्या होता है,
ज्वर आदि में दाह होता है और वेग शांति होने पर वायु और कफ के कारण क्या होने लगता है, शीत का अनुभव होता है। ठीक है, तो दाह पूर्व और शीत पूर्व ये दोनों क्या होते हैं, संसर्गज लक्षण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में दाह पूर्व ज्वर रोगी को अत्यधिक कष्ट देने वाला और अत्यंत कृषिसाध्य होता है। मीन्स कि जब क्या है, कफ और वात ये त्वचा में है तो शीतलता प्रदान किए, बाद में क्या हुआ, ये कम हो गया, पित्त बढ़ा तो शांति कर दिया, तो दाह उत्पन्न हुआ, मतलब पित्त बढ़ गया तो दाह आ गया। अगर पित्त के कारण दाह हो रहा है तो वो क्या होने लगता है कि जस्ट अपोजिट वायु और कफ क्या करते हैं, शीत की अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी दाह कभी शीत, कभी दाह कभी शीत, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो ऐसे संसर्गज लक्षणों वाला जो ज्वर होता है वो कैसा होता है, कृषिसाध्य और कष्ट देने वाला होता है, क्योंकि इसमें कभी भी क्या हो रही है, शीतता आ रही है और कभी भी इसमें संताप हो रहे हैं। एक स्पेसिफिक इसमें कोई आपको लक्षण या कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो उससे पेशेंट क्या रहेगा, बहुत ही कष्ट में रहेगा, और कष्ट होने के कारण इसको क्या बोला गया है, कृषिसाध्य कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जो आचार्य होते हैं, जैसे चरक और वाग्भट ने तो क्या किया है, चतुर्थक विपर्य बताया है, परंतु चतुर्थक विपर्य में क्या बोला, मध्य के 2 दिन रहा और आदि और अंत के दिन में नहीं रहा, तो उसे बोलेंगे चतुर्थक विपर्य। इसके अलावा एक और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें जो दोष होते हैं चतुर्थक विपर्य में जो दोष होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा, तो इसमें दोष जो होते हैं अमाशय, हृदय और कंठ और सिर, ये 3 जगह पे रहते हैं। कहाँ कहाँ पे, अमाशय, हृदय, कंठ और सिर। इसको हम देखते हैं। तो अमाशय हमारा जीआईटी सिस्टम का हो गया, कोष्ठ वाली हो, फिर उसके ऊपर हृदय, फिर कंठ, फिर सिर, ये 4 एक के बाद एक सीक्वेंस में है। तो इसको बोला है अगर अन्योदिष्क विपर्य है, तो अन्योदिष्क विपर्य अगर मानते हैं, कुछ आचार्यों ने क्या बोला है, अन्योदिष्क का भी विपर्य माना है, संत सतत का भी माना है। तो अगर हम अन्योदिष्क विपर्य की बात करते हैं तो जो दोष क्या होता है, अमाशय और हृदय में होता है। तो अमाशय हृदय में है तो क्या हो गया, अन्योदिष्क विपर्य हुआ, अर्थात कि दिन और रात के 2 समय को छोड़कर बाकी समय ज्वर रहता है। दिन और रात का 2 समय, मतलब कि पूरा एक दिन को छोड़कर बाकी समय पे ज्वर रहेगा, क्योंकि अन्योदिष्क में क्या होता है, दिन में एक बार होता है, इसमें क्या हो रहा है, दिन के 2 बार, 24 घंटे ज्वर रहेगा। ठीक है, अमाशय और हृदय में अन्योदिष्क विपर्य है, तो इसमें क्या हो रहा है, 24 घंटे ज्वर है, क्योंकि दिन में एक बार था, मतलब कि 12 घंटे था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 घंटे रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 24 घंटे ज्वर नहीं रहेगा, उसके बाद रहेगा। तो अन्योदिष्क विपर्य किसको बोलेंगे कि 24 घंटे ज्वर नहीं होना। वहाँ पे क्या था, 12 घंटे में आता है ज्वर, यहाँ पे 24 घंटे ज्वर नहीं रहेगा। अगर तृतीयक विपर्य की बात करते हैं तो अमाशय, हृदय और कंठ ये तीनों हो जाएंगे। तृतीयक में क्या, ये किसका हुआ, अन्योदिष्क विपर्य है, अन्योदिष्क विपर्य। अगर ये तीनों में रहेंगे तो क्या होगा, ये तृतीयक विपर्य है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तृतीयक विपर्य में जब दोष अमाशय, हृदय और कंठ इसमें रहते हैं तो ज्वर 2 दिन लगातार आकर तीसरे दिन नहीं आता। ठीक है, मैंने बताया ही वहाँ पे कि क्या होगा, जब दिन में एक बार आ रहा है तो अन्योदिष्क हुआ, दिन में 2 बार आ रहा है तो वो क्या था, सतत था, और जब एक दिन छोड़कर आ रहा है तो तृतीयक था, 2 दिन छोड़कर आ रहा है तो चतुर्थक था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि विपर्य है, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो जो दिन में एक बार छोड़कर है तो उतने दिन रहेगा, बाद में नहीं आएगा। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, एक दिन छोड़कर बोल रहा है तो उसमें क्या 24 घंटे रहेगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा। वैसे ही अगर चतुर्थक विपर्य हो गया तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, हर चौथे दिन आ रहा है, 2 दिन छोड़कर आता था, वो क्या हो जाएगा, ज्वर 2 दिन रहेगा और आदि अंत में नहीं रहेगा। वैसे ही इसमें एक दिन छोड़कर होगा, आदि अंत में नहीं रहेगा, किसमें, तृतीयक में। तो हमेशा याद रखना कि अन्योदिष्क में अमाशय हृदय, तृतीयक में अमाशय, हृदय और कंठ, ये विपर्य की बात हो रही है, और ये तृतीयक और चतुर्थक की बात नहीं हो रही है, ये विपर्य की बात हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसका सेंस क्या है कि किसी भी ज्वर को क्या हो रहा है, अमाशय में है, नहीं अगर कंठ प्रदेश में है तो अमाशय तक आने में ज़रा टाइम लगा, सिर में है तो और ज़रा टाइम लगा, हृदय में है तो और ज़रा टाइम लगा। तो जब अमाशय, हृदय, कंठ, सिर ये 4 थे तो क्या था, चतुर्थक विपर्य था। तो उसको देखिए 1 2 3, मतलब सिर से पहले कंठ में आएगा एक दिन में, फिर कंठ से हृदय में आया, फिर अमाशय में आया, तो इसको 3 टाइम लग रहा है। तृतीयक को क्या हो रहा है, कंठ से हृदय में आ रहा है, फिर अमाशय में आ रहा है, तो उसको उतना दिन लगा। अन्योदिष्क में क्या हो रहा है, हृदय से अमाशय में आ रहा है, जब तक अमाशय में नहीं आएगा ज्वर नहीं होगा, उसका स्थान है। तो इस प्रकार से इसको देखना है हमको कि 12 12 12 घंटे हम
अगर इसको देखेंगे दिन में एक एक बार एक एक काल गिनते हैं, अहोरात्र गिनते हैं, तो इसको आने में इसको चार बार इसको 4 बार क्रॉस करना पड़ रहा है, तो इसको 3 बार, तो इसको 2 बार, या हम कह सकते हैं अगर गैप में देखेंगे तो इसको 3 बार, फिर 2 बार और 1 बार। तो इस प्रकार से हम इसकी अवस्थाओं को समझ सकते हैं कि ये जो दोष होते हैं वो सिर से कंठ फिर आएगा, कंठ से हृदय में आएगा, फिर अमाशय में आएगा। वैसे ही क्या हो रहा है, कंठ से हृदय में आएगा, फिर अमाशय, हृदय से अमाशय में जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए इतने इतने दिनों में क्या होता है, वो ज्वर वापस आ जाता है। इसके बाद एक और चीज़ हमको देखनी है यहाँ पे कि जब हमने विपर्य के बारे में देखा तो अमाशय, हृदय और सिर और कफ, मतलब सिर, कंठ और अस्थि, ये सारे कफ के स्थान होते हैं। तो ये जो कफ के स्थान होते हैं, जब तक ये अमाशय में नहीं आते तब तक क्या होता है, ये ज्वर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो कंठ एक एक दिन में पहुंच रहा है, तो जितने इतने दिन में पहुंचेगा उतने उतने दिन में क्या होता है, ये ज्वर जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चतुर्थक विपर्य, तृतीयक विपर्य, अन्यदिष्ट विपर्य क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा यहाँ पे कि विषम आरंभ, विषम काल, विषम काल और विषम क्रिया, 3 चीज़ों के कारण जो अनुषंगी होती है वो होता है विषम ज्वर। दोषों के दुर्बल होने के कारण, वित्तीय आहार विहार के लेने के कारण क्या होता है, ये ज्वर पुनः हो जाता है और धातुओं में आश्रित होकर विषम ज्वर को उत्पन्न करता है। इसके 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद जो होते हैं वो रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि मज्जा, ऐसे 5 जो है वो उन धातुओं पे आश्रित करते हैं। इनके जो होते हैं कि अगर काल देखते हैं तो पहला वाला जो होता है जो संतत लगातार होता है, 7वें 10वें दिन होगा, फिर दिन में 2 बार, 1 बार, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, ये होता है इसका संतत सतत। अन्यदिष्ट, तृतीय को चतुर्थक की कंडीशन। विपर्य में जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। सुश्रुत ने इसे भूत अभिषंग भी कहा है, मतलब जीवाणुजन्य भी हो सकता है, इसलिए इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, मलेरिया से। इसको हम कोरिलेट करते हैं। लक्षण देखते हैं तो तृतीयक जो होता है वो क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, कफ पित्त वात कफ और वात पित्त। चतुर्थक 2 प्रकार का होता है, श्लेष्मोल्बन और वातोल्बन। इनके अलग अलग जो मतलब स्थान होते हैं, अंग हैं, जैसे कि त्रिक है, पृष्ठ प्रदेश, सिर प्रदेश, कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इसके भेद कहे गए हैं कि वो कहाँ पे आश्रित हैं। इसके बाद विषम ज्वर जो होती है उसमें क्या होते हैं, कभी भी देह, कभी भी संताप, और श्लेष्मा और पित्त जो होते हैं वो कौन से प्रदेश में हैं, तो कभी भी उष्णता रहती है। अगर कफ हाथ पैरों में है तो कफ हाथ पैरों में शीतलता रहेगी, शरीर उष्ण रहेगा, इसके विपरीत कंडीशन भी होती है। और क्या होता है, कभी त्वचा में ज़्यादा वात पित्त हो गया तो दाह होगा, अगर त्वचा में कफ आ गया तो शीतलता होगी। तो इस प्रकार से संसर्ग लक्षण होने के कारण क्या होता है, ये कृष्ण और कष्ट होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।